मतलब नियरेस्ट एटम। कितना नियरेस्ट एटम? पास वाले एटम। जैसे आपका घर है, आपके अगल बगल में जो घर है वो क्या है आपके, बोलो कोऑर्डिनेशन नंबर। आपके घर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? फ्लैट में रहते हो या घर में रहते हो? घर है ना, तो कितने हैं घर अगल बगल में? जस्ट बगल वाला दो होंगे, तीन है तो पीछे तीन भी हो तो जाएगा। है। पीछे वाला भी बिल्कुल तीन हो जाएगा कोऑर्डिनेशन। इस तरीके से देखना आपको। चलो, तो आज हम स्टार्ट बस करने वाले बता हैं दो कि वो चैप्टर एंड कौन सा? सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस क्या होता है। एंड सेंटर कौन बताएगा? बच्चा बताओ जल्दी से। एंड सेंटर कोई सर बच्चा तो बताएगा? बोलो बेटा। सर ये ऑर्थोरोम्बिक टाइप क्रिस्टल में होता है, और इसके अंदर हाँ। एक तो नॉर्मल क्रिस्टल लैटिस होती है प्रिमिटिव टाइप। इसमें एक एडिशन हो जाती है कि इसमें जो फेसेस होते हैं अल्टरनेट, मतलब दो सिंपल सी फेसेस बात में। है, ऑल ऑल कॉर्नर पे रखे रहते हैं एटम्स और अल्टरनेट फेसेस पे पड़ा रहता है, बस खत्म हुआ। बोलो भाई, यही होता है देवेश? हाँ ठीक है सर, मतलब ऑल्टरनेट फेसिस पे एटम रहेंगे। हाँ। हाँ, एक अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी कराया था मैंने। हाँ, इस टाइप से समझ सकते हो। तो देखो, आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आपका सॉल्यूशन। अच्छा, एक बात बताओ, सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करने के पहले एक बात बताओ, ट्रू सॉल्यूशंस क्या होता है? जो सॉल्यूशन आपने पढ़ा है बहुत कुछ अच्छे से, दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस, पढ़े हैं ना? होमोजीनियस किसे बोलते थे? होमोजीनियस सॉल्यूशन हम बोलते थे जहां पे क्या होता था, सेम कंपोजिशन होता था। बोलो, सेम कंपोजिशन होता था। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू हाँ, आउट द यूनिफॉर्म, सॉल्यूशन। बिल्कुल बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता था। उसे हम सिंपली होमोजीनियस मिक्सचर कहते थे। जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ट्रू सॉल्यूशन की बात करें, तो ट्रू सॉल्यूशन किसे बोलेंगे? बोलो, ट्रू सॉल्यूशन हम बोलेंगे सिंपली इसमें लाइट पास। इट इज होमोजीनियस, इट इज होमोजीनियस मिक्सचर of two or more components। बोलो भाई, ठीक है ना? जैसे हमने वाटर और एल्कोहल को मिक्स कर दिया, बोलो भाई, ठीक है? या हम ले सकते हैं एग्जांपल, शुगर प्लस H2। या हम एग्जांपल ले सकते हैं ग्लूकोज प्लस H2। या हम एग्जांपल ले सकते हैं यूरिया प्लस H2। या हम एग्जांपल, अच्छा इतना के लिए बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं, सिंपली हम बात करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में। तो देखो, सॉल्यूशंस है ना, इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। कौन कौन सी हैं? नंबर वन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ये हो जाएगा आपका सॉल्यूट और दूसरा हो जाएगा सॉल्वेंट। आई होप क्लियर होगा ये, है ना? आसान था ये तो, सारी चीजें सभी को पता है ना? अब देखो, जैसे हम, अब हमें पता लगाना है सॉल्यूट किसे बोलेंगे, सॉल्वेंट किसे बोलेंगे। तो हम बोलते हैं यहाँ पे सिंपली रूल वन, ठीक है ना? सॉलिड प्लस लिक्विड, यदि आप मतलब सॉलिड को लिक्विड में ऐड करोगे, ठीक है ना, और आपको क्या मिल रहा है? सॉल्यूशन लिक्विड में ही मिल रहा है। तो बताओ सॉल्यूट कौन हो जाएगा फिर? सॉलिड के पार्टिकल्स सॉलिड। और लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे सॉल्वेंट। मतलब ये एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल, हम एग्जांपल ले लें, ग्लूकोज को हम ऐड करा दें वाटर में, तो क्या है? ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, और क्या मिलेगा आपको? सिंपली मिल जाएगा लिक्विड।
अच्छा, अब देखो दूसरी हम बात करें तो दूसरा हम बात करते हैं रूल 2, इफ बोथ कंपोनेंट, अभी तो हमने एक सॉलिड लिया था, बोथ कंपोनेंट्स आर लिक्विड, बोलो भाई, तो क्या होगा? द कंपाउंड प्रेजेंट, सर जो लेस होगा वो सॉल्यूट हो जाएगा और जो बिल्कुल मोर होगा वो सॉल्वेंट हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल वेरी गुड। तो द कंपाउंड प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, या लार्जर क्वांटिटी, है ना, विल बी सॉल्वेंट। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। जैसे मान लो हमने वाटर ले लिया 1 मोल, है ना, और एथेनॉल ले लिया 9 मोल, तो बताओ अब इसमें कौन होगा आपका सॉल्यूट? H2। H2 हो जाएगा सॉल्यूट, और एथेनॉल हो जाएगा, बोलो, सॉल्वेंट। सर सॉल्वेंट। है ना। अच्छा आकाश आया आज? अब देखो एथेनॉल ले ले प्लस H2 ले ले, तो यहाँ पे क्या करना है, 1 मोल ये ले ले, 9 मोल ये ले ले, अब क्या हो जाएगा बोलो? अब ये सॉल्यूट हो जाएगा और ये सॉल्वेंट। नोट तो नहीं करना किसी को, तो बता देना। सर नोट कर लिया? कर लो। लिख लिया? यस सर। आगे बढ़ते हैं। कितना क्लियर इतना? शुभम? यस सर। यस सर क्लियर। अब देखो आकाश क्यों नहीं आ रहा है? क्लास होगी उसकी आज, है ना, मोल फ्रैक्शन। यस सर। मोल फ्रैक्शन की हम बात करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं बोलो? एक्स से। तो यहां पे लिखा जाता है इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट एंड टोटल मोल्स। ये सब आपने पढ़ा हुआ है पहले भी, तो आपको पता, जैसे मान लो ए है और बी है ना, ये अब ए और बी क्या है? सॉल्यूट सॉल्वेंट ही होंगे, सिंपली बताओ। मान लो इसके मोल्स n है, n1 है, इसके मोल्स n2 है ना, तो टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे? N1 प्लस n2। अच्छा यदि मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? Na प्लस एन। यदि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालेंगे तो आएगा सिंपली NB अपॉन Na प्लस NB। बोलो भाई हाँ या ना? अच्छा Yes, एक sir. बात कर रहे हैं यहाँ पे हमें, सिंपली आपने मान लो मैं ith कोई भी टर्म, कितने भी मोल फ्रैक्शन निकालूं, ith टर्म मतलब कितने भी कंपोनेंट A B C D मिक्सअप है, तो xi लिख रहा हूं, तो सिंपली आपको जिसका निकालना है ni अपॉन टोटल नंबर ऑफ, तो क्या आ जाएंगे आपके? मोल फ्रैक्शन आ जाएंगे। अच्छा एक बात था, आप कितने भी मोल फ्रैक्शन लेते हो उनका समीशन हमेशा क्या होगा? 1। ठीक है। अच्छा तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे समीशन ऑफ एक्स आई इक्वल टू 1। अब मैं एक बात बता रहा हूँ, आपने एवरेज मोलर मास का वो पढ़ा होगा फॉर्मूला,
आई डोंट नो, है ना, ये फॉर्मूला होता है एवरेज मोलर मास का, इसको बोलते हैं अपन एवरेज मोलर मास। तो देखो क्या होता है, N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N डॉट डॉट डॉट, टोटल मोल्स कर दो N1 प्लस, या आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, तो अब याद रख लेना, एवरेज मोलर मास निकालने का फॉर्मूला होता है ना। अब देखो, अब हम यहाँ पे सिंपली, अब हमें निकालना है, जैसे मान लो यदि हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एम ए बी को N1 अपॉन N टोटल M1 प्लस N2 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ टोटल M2 एंड बोलो लिख लो भाई। तो हम यहाँ पे एक बात लिख सकते हैं, एक बात गाना मुझे सर ये तो आपने उसी को ऊपर वाले को ही खोल के लिख दिया। हाँ, उसी को खोल के लिख दिया। यदि मैं इसको एक बात ऐसा भी लिख सकता हूँ, मोलिक तो x1 मोल फ्रैक्शन M1 प्लस x2 M2 प्लस, मतलब किसके टर्म्स में आ गया बोलो, मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में। मोल फ्रैक्शन। अच्छा, कोई बच्चा बताएगा यहाँ पे M1 M2 क्या है? मोलर मास आइसोटोप। वेरी गुड, वेरी गुड, लिख लो भाई। सर एक बार प्रीवियस वाली दिखाना। लिख लिया? यस सर। जैसे अब आपको क्वेश्चन 44 वो है। क्वेश्चन 46 ग्राम हमने एथेनॉल लिया, है ना, प्लस बी 54 ग्राम, मतलब पार्टी हो रही है, ठीक है, आपस में बैठे हैं दो यार, और क्या हो रही है बोलो, पावड़ी हो रही पार्टी है ना। आर नेक्स्ट कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच, बताओ भाई। एथेनॉल का 1/4 और H2O का 3/4। वेरी गुड, यस सर। निकाल लोगे मोल फ्रैक्शन। यस सर। एथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 46, 46। और वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 18। बस अब आपको क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। जैसे मान लो, तो मोल फ्रैक्शन पहले अपन मोल्स ऑफ C2H5OH निकाल लेते हैं, तो कितना आएगा, 46 डिवाइड बाई 46, 1 आ गया। और यहाँ पे निकालेंगे मोल फ्रैक्शन H2O के, तो कितना आएगा, 54 डिवाइड बाई 18, मतलब कितना आ गया, सिंपली 3 आ गया, है ना। अब देखो, अब हमने यहाँ पे देख लिया है, ये लिख लिया है। अब देखो, यदि हम बात करें यहाँ पे सिंपली, टोटल मोल्स कितने हो गए, मोल 4। अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है C2H5OH का, तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे 1/1 प्लस 3, मतलब कितना हो गया, 1/4। यदि हम इसका परसेंट निकाले, मोल फ्रैक्शन का परसेंट, कितना परसेंट आएगा, 25%। 25%। 25%। मोल फ्रैक्शन ऑफ, यदि आप H2O का करोगे तो कितना आएगा, 3/4, ये भी कितना आएगा, 0.75, 75%, है ना।
Yes. यदि आप इनका समेशन करोगे तो क्या आएगा, यदि हम मान लो एक्स ए प्लस एक्स बी करते हैं सर 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा। तो देख सकते हो आप यहाँ पे, तो 1/4 प्लस 3/4 तो कितना हो गया 4/4 तब 1। तो इससे आप प्रूव कर सकते हो भाई मोल फ्रैक्शन आपने सही निकाले या नहीं निकाले, आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक से चलते हैं अपन। अब सबसे इंपॉर्टेंट हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं मोलैरिटी, है ना। तो मोलैरिटी क्या होता है समझते हैं, जानते हैं। आपको दूसरा पॉइंट आ गया मोलैरिटी। तो मोलैरिटी को एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से। अच्छा, तो यहां पे लिखते हैं सिंपली इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ moles of solute per liter of solution, per liter of solution, या वॉल्यूम इन लीटर ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हम मोलैरिटी को जब लिखते हैं सिंपली m इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अच्छा, आप लेबोरेटरी में जाते हो तो अब आपको 1-2 टंकी तो दे दिया जाता है, ऐसे 1-2 टंकी दे दिया, बोले 2-3 टंकी से इकट्ठा एक्सपेरिमेंट करो, वेस्टेज हो जाएगा, कॉस्टली बहुत पड़ते हैं, है ना। तो क्या कैसे किसमें मिलता है आपको, एमएल में, किसमें मिलता है हमेशा बोलो, एमएल में या सेंटीमीटर क्यूब में। तो आप क्या करते हो वहां पे नंबर ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, आपको इन एमएल दे दिया जाए या सेंटीमीटर क्यूब में लिखा मिल जाए, ठीक है ना। तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे बोलो, ठीक है। अब देखो, अब आपको इतना तो क्लियर हो गया। यदि मान लो तो हम सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं m इक्वल टू n अपॉन बी। वॉल्यूम अभी मैं लीटर में ले रहा हूँ इसलिए n अपॉन बी लिख दिया। यदि हम नंबर ऑफ मोल्स निकालें तो कैसे आएगा, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। अच्छा, मिलीमोल कैसे निकालोगे, मान लो आपको मिलीमोल में बुलाया, अच्छा एक मिलीमोल में कितने मोल होंगे, मोल मतलब समझ रहे हो, 10⁻³ मोल। मैं लीटर में बात कर रहा हूँ, ये जो मोल प्रेजेंट है किसमें, लीटर में प्रेजेंट है। अच्छा, तो आपको पता है 1 मोल में सिंपली 1000 मिलीमोल प्रेजेंट होते हैं। तो हम यहाँ पे एक काम कर सकते थे, मिलीमोल हमें निकालने हैं, तो आपको n इक्वल टू m इंटू बी, और b यहाँ पे किसमें होगा, ml में। तो जो आपका n निकलेगा, मोल्स निकलेंगे, वो किसमें आएंगे, मिलीमोल। बोलो भाई, इतना क्लियर, नोट कर लो। लिख लो तो बता देना। डन सर। एक क्वेश्चन लिखो इसी बात पे फिर। 98 ग्राम H2SO4 दे दिया, is dissolved in 1500 ml solution, calculate molarity। 2/3 पर आइडिया नहीं, 0.66 मोलर। मुझे आइडिया नहीं है आप लोगों ने जो निकाला। हो गया, यस सर। शुभम हो गया, यस सर, इजी था। इजी था, किसना हो गया,
यस सर। देखो सिंपल सा आपको करना है, यहाँ पे आपको मोल्स निकाल लेते हैं H2SO4 के। तो मोल्स कैसे निकाले? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास 98 1। अब वॉल्यूम कितना दिया गया है? 1500 ml। यदि हम इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 1.5 लीटर 1. आएगा। तो मोलरिटी क्या होती है? N अपॉन B। यदि मोलरिटी निकालेंगे तो 1 अपॉन वॉल्यूम 1.5। यदि हम इसको सॉल्व करें तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर भी, और 10 से मल्टीप्लाई नीचे भी कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा? 10 अपॉन 15। तो सिंपली आ जाएगा आपका 2 अपॉन 3। देख लो 0.66। यस सर। तो मतलब यदि हम इसको सिग्निफिकेंट फिगर में तो 0.67 लिख सकते हैं मोलर। तो एम लिखा मिले तब कैपिटल एम मोलर, या फिर MOLAR लिखा मिले तब भी क्या मतलब उसका? मोलरिटी। या आपको क्या मिल सकता है? बोलो मोल्स पर लीटर भी लिखी यूनिट मिल सकती है। क्या लिखी मिल सकती है यूनिट? मोल्स पर। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे जो नोट, यदि हम लिखें नोट अलग कलर के पेन से, तो मोलरिटी जो होती है इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। मतलब मोलरिटी इक्वल टू सिंपली हो गया यहाँ पे N अपॉन B। B यहाँ पे वॉल्यूम जो होता है जब भी आएगा तो वो कैसा होता है? टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। लिख लो भाई। लिख लिया सर। अब यहाँ पे नेक्स्ट केस पढ़ते हैं, केस फर्स्ट। क्या होता है, आपने जब पढ़ा होगा तो केस फर्स्ट में आप पढ़ते हो, या आपने भी फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया भी था रिवीजन में, कुछ बच्चों को कराया था। इफ 2 और मोर सॉल्यूशन आर मिक्स्ड, यदि आप मिक्स करेंगे कभी भी, ठीक है ना, तो एक कभी तब मिक्स होंगे जब आप फॉर्मूला ये लगाएंगे, जब व्हेन दे आर या व्हेन दे कंटेन सेम टाइप ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, मतलब ये सिंपली कंटेन करेगा सेम टाइप के सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो तभी ये फॉर्मूला लगाओ। जैसे हम बात कर रहे हैं, हमने ए को और बी को मिक्स करके फाइनल सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, इसके मोल्स कितने मान लो? N1 है, इसके मोल्स N2 है, इसके मोल्स टोटल मोल्स है ये। तो M1 क्या लिखोगे इसके लिए? यदि आप निकालोगे सिंपली मोलरिटी 1 क्या लिखोगे बताओ? N1 अपॉन V1, और M2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? सिंपली N2 अपॉन V2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंपली बोलो, यदि टोटल मोल्स यहाँ पे दिए गए N total upon V total। अभी N1 प्लस N2 कर देते हैं सिंपली। ठीक है, अभी अपन वहां पे मोलरिटी नहीं निकालते हैं। तो अब आपको क्या निकालना है? फाइनल मोलरिटी निकालनी है। N टोटल यही तो लिखोगे, N1 प्लस M2। बोलो भाई हाँ या ना? यस सर। अब हम यस सर। फाइनल निकालने वाले हैं। सर इसके अंदर फाइनल वॉल्यूम से डिवाइड क्यों नहीं किया टोटल वॉल्यूम से? अभी कर रहे हैं बेटा, अभी तो मैंने सिर्फ सिंपली लिखा है ना? सर अभी आपने वो N टोटल लिखा है ना? अच्छा, तुम ये सोचो हमने ये B1 प्लस V1 अपॉन V2 क्यों नहीं कर रहे हैं ना? अभी हम आगे आने वाले समय में कर रहे हैं। यहाँ पे भी मैं ऊपर वाली ये वैल्यू लिखा हूँ। अच्छा, N1 प्लस, ओके सर। अभी समझ जाओ, सिर्फ मैं सिंपली अभी ऐड कर रहा हूँ। अभी मैंने वॉल्यूम नहीं लिया यहाँ पे, ऐसे मान लो, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे M फाइनल लिखेंगे तो देखो N टोटल अपॉन क्या आ जाएगा? बोलो V total। V V टोटल। टोटल। N टोटल कितना है? N1 प्लस N2 अपॉन, अब सिंपल, V1 प्लस। अब क्लियर हो गया? यस सर।
मैं यहाँ भी चलो लिख ही देता हूँ तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। मैं इसको नीचे लिखना चाह रहा था, इसलिए मैंने ये वाली लाइन नीचे लिख दी है सिंपली। समझ गए होगे? बोलो भाई, यस सर यस सर। है ना? ये चीज आप समझ गए होगे। मैं एक्चुअली चलो यहीं पे लिख देता हूँ, एन टोटल ये लिखा होगा। अच्छा अब देखो, तो यहाँ पे सिंपली आप, अब आपको क्या निकालना है? रिजल्टेंट ही तो निकाल लो आप, फाइनल बोलो या रिजल्टेंट बोलो, तो क्या आ रहा है सिंपली आपका जो निकल के आएगा, n1 की वैल्यू क्या होगी बोलो? m1 प्लस m2 m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस, बोलो भाई हाँ या ना? यस सर। सर ये एमआर क्या है? रिजल्टेंट। सर सर अगर ये N1 N2 दोनों रिएक्ट कर गए और एक नया कंपाउंड बना। वो अलग चीज है, वो अलग हो, मैं वो भी क्वेश्चन करा दूं, वो सॉल्ट एनालिसिस में फिर चला जाएगा। यस सर। फिर सॉल्ट एनालिसिस में चला जाएगा या आपका आयनिक में चला जाएगा वो क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन लिखो यहाँ पे, 200 ml ऑफ 0.2 मोलर H2SO4 ले लिया हमने, इज मिक्स्ड विद 300 ml of 0.3 molar H2SO4, calculate molarity। पॉइंट 26 मोलर 0.014 पॉइंट 26 मोलर। आई डोंट नो, मुझे भी आंसर नहीं पता, मुझे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप लोग क्या बोल रहे हो? बस कैलकुलेट कर लो। 0.26 0.26 0.26 तो नहीं आएगा। वही 7/25। हाँ 0.26 सर यही आ रहा है। यही आएगा, यही आएगा, सही, समथिंग यही आएगा। जो कैसे आएगा बताओ? देखो आपको भी दिख रहा है यहाँ पे, सिंपली यदि हम फॉर्मूला लगाएं m1v1 प्लस m2v2, आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, mr बोलो v1 प्लस v2, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? यस सर। आप मतलब बात वही है, एक्चुअली वही आ गया फॉर्मूला, m1v1 प्लस m2v2। मैंने वहां पे एक स्टेप स्किप कर दिया था, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। बस आपको वैल्यू रखनी है। यदि आप देखो यहाँ पे मिलीमोल निकालोगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 20 आएगा, बोलो 20 आएगा ऊपर m1v1 प्लस, यहाँ पे कितना आएगा? 20 आ रहा है सर 20 नहीं आना चाहिए, आई थिंक 40 आएगा सर। यही 40 आएगा प्लस, यहाँ पे कितना आएगा बोलो? 90 90 आ गया, अपॉन कितना आ जाएगा? 500 500 सिंपल कितना हो जाएगा यहाँ पे? 7/25 आंसर। नहीं सर, कितना आ जाएगा? 0 से 0 कैंसिल, 0.26। तो 0.26 मोल। मैं आपके भरोसे लिख रहा हूँ आंसर।
बोलो। It's a 0.26, sir. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। यस सर, क्लियर है। इसको और किसी मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे। चलो नॉर्मलिटी अभी पढ़ा लेंगे, उससे भी सॉल्व कर सकते। 11th में तो था नॉर्मल। चलो ये क्वेश्चन करते हैं। यदि मान लो हम डिफरेंट ले लें 200 ml ऑफ 0.2 मोलर HCl is mixed with 300 ml of 0.3 मोलर H2SO4। मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन मिक्सचर। देखो यहाँ पे और भी कुछ टाइप्स लग सकते हैं, मैं यहाँ पे पीएच भी पूछ सकता हूँ, तो पूछ सकता हूँ या नहीं पूछ सकता हूँ, बोलो भाई। यस सर। अब यहाँ पे तुम मोलरिटी नहीं निकालोगे, रिजल्टेंट मोलरिटी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हो यहाँ पे, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला ही नहीं है। तो जो ऊपर वाला फॉर्मूला वो किसके लिए है बोलो? सेम टाइप ऑफ सॉल्यूटेंट सॉल्वेंट। सेम 0.44। 0.44 आई डोंट नो। H प्लस आयन कंसंट्रेशन यस सर। नॉर्मलिटी से निकाल लेंगे। 0.4। कितना 220/500 किया गया। यस सर। हाँ वेरी गुड, सही किया। आसान था देखा जाए तो, डायरेक्ट ही क्वेश्चन हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे सिंपली आपको देखो, जब आप H प्लस HCl को डिसोसिएट करोगे तो किस में जाएगा? एक H प्लस देगा, है ना, मतलब 1 मोल ही मिलेगा। सिंपली देखा जाए तो आपके जितने आएंगे मिलीमोल उतने मिलीमोल ये भी रहेंगे, तो कितने मिलीमोल आएंगे बोलो H प्लस आयन? इससे कितने मिलेंगे बोलो? 20। 40 मिलेंगे। चलिए H प्लस आयन कंसंट्रेशन नहीं मिलेगा, H प्लस आयन मिलेंगे। अच्छा H2SO4 से कितने मिलेंगे? H प्लस, क्योंकि आपको पता है H2SO4 को जब आप करोगे तो डाइबेसिक एसिड है 2H प्लस आयन प्लस, यहाँ पे कितना मिलेगा बोलो? वन एट्टी। 180। वेरी गुड। बस अब इसको ऐड करना है आपको, है ना। ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? देखो यहाँ पे जैसे ही आप ऐड करोगे तो आपको आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ एमएल कितना दिया गया बोलो? 500 आ जाएगा टोटल। यस। तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? 220। है ना, 220 अपॉन वॉल्यूम, क्यों मोल्स अपॉन वॉल्यूम ही होते हैं 500। तो आपका जो भी आंसर आए वही होगा। 0.4। सर H प्लस इक्वल टू 40 कैसे आएगा HCl गैस में? बेटा ये मल्टीप्लाई करो, ये 200 ये कितना हो जाएगा बोलो? मल्टीप्लाई करो 40। तो वो इतने एक ही H प्लस तो दे रहा था 40। 0.44. वेरी गुड। बोलो कितना क्लियर? शुभम यस सर। आसान था Yes, क्वेश्चन, कुछ था ही नहीं इसमें। अब देखो यदि मैं इसमें पीएच सर ये मिलीलीटर में जो दे रखा है इसको लीटर में कन्वर्ट नहीं करना? मिलीलीटर नहीं, मिलीमोल्स से आप कर रहे हो ना सेल में, कर लो मिली यार, लीटर से करोगे आंसर तो वही आएगा ना, चेंज हो ही नहीं सकता। आंसर तो 0.44 ही आएगा। बताओ आया ना? यस आंसर तो वही आएगा, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। अच्छा यस सर। हाँ यस सर। एक बात बताओ मुझे, if a solution
इज डाइल्यूटेड विद वाटर, तो आपको पता है जो कंसंट्रेशन किसके बराबर, यही तो कंसंट्रेशन होता है ना। कंसंट्रेशन कैसे होता है, मोलरिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एन अपॉन बी। अच्छा एक बात बता, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज। डिक्रीज होगा। अच्छा तो आप एक बात बताना, यहाँ पे सिंपली मैं एक बात बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे एक्चुअली मोल्स ऑफ जो सॉल्यूट है वो क्या है, कांस्टेंट ही तो है। यस सर। तो हाँ है ना, देख लो समझ लो, जो फॉर्मूला m1v1 इक्वल टू m2v2 आता है वो कहां से आ रहा है, एक्चुअल में कुछ नहीं कर रहे हो तुम, ये क्या है, क्योंकि मोल्स क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। अच्छा कांस्टेंट ही तो होंगे। एक बात बताओ, हमने मान लो एक हमने गिलास पानी लिया, एक जग पानी लिया, एक जग है, इसमें हमने ग्लूकोज डाल दिया, मिक्स कर दिया। अब मैंने इसको डाइल्यूट कर रहा हूँ, मैं इसमें और पानी डाल दे रहा हूँ, तो क्या ग्लूकोज के पार्टिकल्स कम हो जाएंगे या ज्यादा हो जाएंगे, कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट ही तो रहेंगे। तो आप सिंपली समझ जाओ, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे वो हमेशा कैसे रहेंगे, कांस्टेंट ही रहेंगे। बोलो भाई हाँ या ना। आप कुछ भी बनाओ, आप कितना भी डाइल्यूट कर लो, आपको जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा वो तो रिमेन्स सेम ही रहेगा। तो आप कह सकते हो यहाँ पे रिमेन्स कांस्टेंट। देखो भाई ये चीजें कोई नहीं बताता है तुम्हें, है ना। तो जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है इनिशियल कंडीशन पे, वही किसके बराबर होगा बोलो, फाइनल। 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 तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे m1v1 इक्वल टू, m2v2। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो गया वो कहां से आता है। यस सर। हम ऐसे ही लिख देते हैं m1v1 इक्वल टू m2v2। इसका रीजन है हम डाइल्यूशन पे निकालते हैं, क्योंकि वहां पे मोल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट। आगे बढ़े बेटा, यस यस सर। सर। और सुनाओ क्या तुम लोगों की ड्रीम्स हैं अपने बड़े बड़े, फिर क्वेश्चन कराते हैं। क्या करना है कुणाल, नहीं बोलोगे, बोले हम ज्यादा ही सब। बड़े हैं। तो क्या हुआ, देखो ड्रीम्स देखोगे तभी तो पूरे होते हैं। बताओ बड़े क्या है, अरे अपन सब एक ही फैमिली के हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ, सबसे पूछेंगे, सौमिल से भी पूछेंगे, अबूजर से भी पूछेंगे, इससे इन लोगों को भी पता चले ना कि भाई अब जो और बच्चे तो नाम बताते ही नहीं है अपना। अब भाई हम पूछेंगे, अभी कुछ बच्चे ग्रुप छोड़ देंगे, अरे भाई हमसे इंटरेक्ट हो गए नहीं तो कैसे होगा बताओ भाई, इंटरेक्ट होना पड़ेगा ना मुझसे। हम कुछ ही लोगों के नाम जानते, क्यों जानते कुछ ही लोगों के नाम, बताओ, आवाज से ही पहचान जाते हैं, क्यों पहचान जाते हैं, क्योंकि वो मुझसे इंटरेक्ट होते हैं ना डेली, कि भाई हाँ सर जवाब दे रहे हैं। जब हमसे जुड़ोगे, बात करोगे, तभी तो हम तुम्हें समझेंगे हाँ भाई बच्चा इस टाइप का, भाई इसको इस तरीके से हमें अप्रोच करना चाहिए। तो भाई बात किया करो हमसे, बोला करो। बताओ भाई कुणाल, नहीं बताओगे, एडवांस निकालना है। अरे वो तो भाई एडवांस तो निकलेगा ही भाई, बिल्कुल निकालोगे, बस मेहनत करते सर रहो। एक लैम्बोर्गिनी लेनी है। लैम्बोर्गिनी लेनी है, अरे क्या हुआ, तुम तो हमारे ख्वाब पे चल रहे हो। लैम्बोर्गिनी लेनी, बोले क्या है, बोले घर, बोले क्या होना चाहिए, बोले तुम्हारे पास क्या है, हमारे पास बंगला है, गाड़ी है, माँ है, लैम्बोर्गिनी है, सब है, यस सर, रोल्स रॉयस। और एक सुंदर बीवी भी है ना। नहीं सर वो नहीं चाहिए। अरे ये तो सब बोल रहे हैं, क्यों भाई हम गलत बोल रहे हैं, किसना, ये तो सभी को चाहिए होता है। नहीं सर बिल्कुल सही कह रहे हो। बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना। नहीं चाहिए। यस सर। अब लोग शर्माते हैं, है ना, और बोलते नहीं है। अरे चिल डाउन यार, आई नो, मन में लड्डू फूटा, बोले फूटे, बोले एक नहीं दो दो फूटे, क्यों भाई। है? और सौमिल तुम्हारा बताओ। ऐसा ही है कुछ। ऐसे ही कुछ है, आप बोलो सब,
ऐसे कुछ क्या, कुछ में बोलो, कुछ तो डिफरेंट होता है ना, किसी के पास डिफरेंट होते हैं। सक्सेस ये है ड्रीम। अच्छा, सक्सेस ड्रीम में सक्सेस का कोई शॉर्टकट है? शॉर्टकट तो कोई नहीं है सर। है सर। है, कैसे बताओगे? मैंने सर स्मार्ट वर्क से। नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। सक्सेस हैव नो शॉर्टकट। Yes, sir. जैसे IUPAC होता है ना, उसका कोई शॉर्टकट होता है? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन होता है ना हमेशा, Yes, होता है नहीं होता है? ऐसी सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, वो भी सक्सेस की तरह ही है। ठीक है, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं। आप स्मार्ट वर्क कितना भी कर लो और लाइफ में आप फेल्योर हुए नहीं तो आप कुछ सीखे नहीं। तो आप फेल्योर नहीं होते लाइफ में, एक्चुअली क्या होता है पता है उसका मतलब? आप सक्सेस हुए हो। आपने एक उसका आइंस्टीन का भी सुना होगा, सभी की थ्योरी यही लिखी रहती है। आपने एडिसन का नाम सुना होगा, उसने कई बार बल्ब बनाया, वो नहीं बना पाया, तो उसने पता क्या लिखा था? मैं फेल नहीं हुआ था, मैं क्या हुआ था? सक्सेस हुआ था। उन 1000 तरीकों से मैं बल्ब बना भी नहीं सकता हूँ, मतलब मुझे क्या सोचना होगा? कुछ नया तरीका सोचना होगा। वो सक्सेस हुआ था भाई। सर पर एडिसन अच्छा आदमी नहीं था। जो आदमी तो मुझे न्यूटन भी पसंद नहीं है बिल्कुल भी। न्यूटन भी क्या था उस टाइम? यदि आप न्यूटन का पढ़ोगे तो पागल था वो मतलब अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता था। शक्तियों का दुरुपयोग मतलब कि तुम अपनी रिसर्च लेके गए उसके पास, बोलो भाई, तो वो क्या Yes, करता sir. था? अब उसकी रिसर्च अपने बना लेता था। सर यही वो भी करता था, एडिसन भी निकोला टेस्ला की बहुत Nikola Tesla. ली थी। और एक्चुअली बल्ब, एक्चुअली निकोला टेस्ला ने एक रॉड बनाया था, ये तुमने पढ़ा? यस वो सर। उससे पहले बना दी थी रॉड, देख लेना, पढ़ना। निकोला टेस्ला ही वाज सो जीनियस पर्सन, सो जीनियस। जैसे भाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो, क्या किया था उसने? कुछ नहीं किया था, इसको कॉपी मारा था पूरा का पूरा मेंडलीव को। बस उसने बस मेंडलीव सोचते रह गए भाई, एटॉमिक नंबर नहीं सोच पाए, एक कॉपी तो सब हेनरी उसी का, मोस्टली निकाल लिया। बस वही चीज है। चलो आगे बढ़ते हैं। कृष्णा, तुम्हारा सर क्या मॉडिफाई तो नील बोर ने किया था। अच्छा, नील बोहर कहाँ से आ गए भाई पीरियोडिक टेबल में? सर मॉडिफाई किया था ना उसने। क्या किया था मॉडिफाई नील बोहर ने पीरियोडिक टेबल? हमें बताओ भाई, क्या किया था मॉडिफाई? सर मॉडिफाई नहीं किया था सर, उनकी थ्योरी से हेल्प लेके बनाया था। बस कुछ नहीं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन 2n² होगा, वो सब थ्योरी का एक्चुअली जस्ट लाइक कोई नील्स बोहर का उसमें कोई यूज नहीं है, कोई योगदान नहीं है भाई। मैंने अब मान लो मैं कोई रिसर्च करूं, मैंने उसका फंडा क्लियर कर लिया, तो उसका श्रेय उसको थोड़ी ना जाएगा। मैंने तो उसका कॉन्सेप्ट उठाया, थ्योरी तो मेरी है, सोचना मेरा है, एक हेल्प तो चाहिए ना। चलो आगे बढ़ो। मेंडलीव ने तो एटॉमिक मास से भी बहुत सही बता दिया। अरे एटॉम बोस ने बहुत जीनियस, मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था मेंडलीव उस टाइम में। लेकिन बस क्या है, किस्मत होती ना, कभी कभी साथ नहीं देती, तो वही है। तो चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं। 200 ml ऑफ 0.2 मोलर। मैं जब मतलब पढ़ता था तो मैं नोवेल्स पढ़ता था, IITs की, NITs की, या जो मेरे फ्रेंड्स थे वो नोवेल पढ़ते थे नीट के लिए, मतलब कॉलेजेस की जानकारी लेते। तो हमेशा जब आप ड्रीम्स बना रहे हो ना, तो एक ड्रीम्स और बनाओ अपना। मतलब मेरा मानना है, मैं हमेशा अपने बच्चों को गाइड करता हूँ, जो बच्चों को कोई बताता नहीं है, एक्चुअल में एक अपनी डेट भी फिक्स करो। क्या सिलेक्शन लेना इंपॉर्टेंट है? बताओ भाई, सोचा बच्चों आपने कभी? या MBBS ही करना है इम्पोर्टेंट है? कुछ ट्रेड सोचा है कि भैया मैं ये वाला डॉक्टर बनना है या ये करना है? बोलो भाई, एक फिक्स तो करोगे ना ट्रेड। मुझे तो इंडियन क्रिकेट टीम में मेडिकल स्टाफ में अच्छा जाना है, तो उसके लिए प्रोसेस भी पता होनी चाहिए। जैसे मैं आपको इंजीनियरिंग का एक बात बताता हूँ सिंपली। आप जब करते हो तो बच्चा ट्रेड चूज नहीं करता है, जब ट्रेड का चॉइस ही नहीं करता है, अब बच्चा बोलता है एडमिशन हो, अब माइनिंग मिल रहा है, अब वो खुश नहीं है। कहीं मेटलर्जी मिल रहा है, तो माइनिंग मेटलर्जी का इंडिया में कितना स्कोप है ना के बराबर। बस वो टैग लेने के लिए कर लेता है। तो भाई जिस IITs में जाना है, जिस NITs में जाना है, जिस MBBS कॉलेज में जाना है, भाई उसके बारे में पता कर लो बिल्कुल A to Z। हमें ये ट्रेड लेनी है,
हमें ये डॉक्टर बनना, हम इसके बाद जब एमबीबीएस कर लेंगे तो हम स्टेट से इसमें पीएचडी करेंगे, रेडियोलिसिस में जाएंगे कि न्यूरोलॉजी में जाएंगे, किस में जाएंगे भाई, ये सब पता कर दो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। रास्ता जब तक चॉइस नहीं करोगे, नहीं तो बाद में आप लोगों को क्या होने वाली है, प्रॉब्लम होनी। क्योंकि हर साल हमारे पास बच्चे सिलेक्शन होने के बाद क्या होता है, 3000 रैंक के ऊपर रैंक आई तुम्हारी, नीट में तो फिर भी चल जाता है, चलो 12000 रैंक पे मिल जाए बहुत कॉलेज से, लेकिन जेई और जेई में क्या होता है, एडवांस में 3000 से ऊपर आई कुछ मिलेगा। अब आपको मान लो आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस लेना है तो अंडर 50 रैंक लेना पड़ेगी, तब कंप्यूटर साइंस मिलेगी। सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन वहां भी टफ है ना, इसलिए भाई उस तरीके से पढ़ो कि हमें कितनी रैंक लेनी है, चाहे नीट में हो चाहे जेई में हो, मिनिमम रैंक हमें अंडर 100 का टारगेट लेके चलो, अंडर 100 का टारगेट लेके चलो सभी लोग। जब अंडर 100 का सोचोगे तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। समझ रहे हो? और एक पे फोकस करो, चार चीजों पे फोकस करोगे नहीं होगा, एक पे फोकस करोगे तो आसानी से कर लोगे। चार चीजों देखा तुमने, जब तुम मार्केट में जाते हो तुमने ये भी हाथ में उठा लिया वो भी उठा, तो पकड़ने में आती है चीजें, नहीं आती ना, छूटने लगती है। ऐसी लाइफ है, ऐसी पढ़ाई है, इस चीज को समझो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। 200 ml of 0.2 molar H2SO4 is diluted with water so that its concentration becomes 0.05 molar. What volume of water added? 80 ml. 800 ml. भाई सोच समझ के बोलो। मैं सर क्या 800 ml. 800 ml. 800 ml. समझ के बोलो, मैं सब पूछ रहा हूँ। 600 ml. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वो कितना बोल रहा है, कितना आपने Yes, sir, वाटर yes, को sir. ऐड किया है, यही तो गलती करते हो जेई में जाके। 800 नीट में 800 दिया होगा और आप 800 टिक कर दोगे और बोलोगे सर 4 नंबर लेके आए हो, देखो सर, और लेके कितने आते हो, -5। एक माइनस मार्किंग भी तो लेके आते हो साथ में। तो भाई क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे Yes, sir. आप लिखोगे M1V1 इक्वल टू M2V2, है ना, और आपने आंसर निकाल दिया इसका। इसका 0.2 था वैल्यू, इसका 200 था, इसका 0.05 था, तो आपका V2 की वैल्यू आई सिंपली 800 ml। तो मैंने डायरेक्ट कर लिख दिया है, ठीक है। लेकिन आपको पता है H2O चाहिए था, तो क्या करोगे H2O के लिए? 800 माइनस 200 मतलब कितना आ गया, 600 ml। बोलो भाई, इतना क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब आगे बढ़ते हैं। अब चलते मोलैलिटी। तो सर 800 लेते तो गलत क्या होता? कितना, वो क्या पूछ क्या रहा था तुमसे वहां पे बेटा? वहां पे ये बोला था कितना वाटर ऐड किया, 200 ml ऑफ 0.2 मोलर H2SO4 में। तो पहले तो 200 मोलर तो मैं मिल ही गया था ना, अब तुमने 600 ml और ऐड कर दिया वाटर, तभी तो 800 हुआ पूरा टोटल वॉल्यूम। जो B2 की वैल्यू आई है वो तो टोटल वॉल्यूम आया ना तुम्हारा। यस सर, क्लियर हो गया। अच्छा अब देखो, अब मोलैलिटी की बात कर रहे हैं, तो इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स of solute
पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो आप लिखते हैं यहाँ पे क्या है, m इक्वल टू क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे n, यहाँ पे kg, तो आप मोलैलिटी क्या लिखेंगे, नोट। सिंपल इतना क्लियर हो गया। अच्छा, ग्राम में दिया जाता तो क्या हो जाता बताओ, मल्टीप्लाई 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे यदि हम नोट लिखें एक सिंपली, जो मोलैलिटी होती है इज इंडिपेंडेंट ओवर टेम्परेचर या इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ऑन लिख लो यहाँ पे, अच्छा शब्द लगे, ओवर से नहीं। ऑन टेम्परेचर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करो, 120 ग्राम यूरिया इज डिजॉल्व्ड with 500 ग्राम H2O, कैलकुलेट मोलैरिटी। एक ये क्वेश्चन करो, 2 मोलर। सोच समझ के करो क्वेश्चन। 4 मोलर। कितना? 4 मोलर। 120 ग्राम ऑफ यूरिया। सर आपने पीछे मोलैरिटी लिखा है निकालने के लिए। अरे वो लिख गया, मैं बोल तो मोलैलिटी रहा हूँ, तो तला के बोला करो मोलैलिटी निकलेगा। 120 ग्राम ऑफ यूरिया। अच्छा, राहुल अरोड़ा कौन है इसमें, नाम बताओगे? बोलो। मैं हूँ सर। अच्छा, in my 500 ग्राम एक्वा सॉल्यूशन मोलैलिटी निकालना। निकालो, 1 मिनट में आया। फाइव 5.2 मोलर। 4 आ 5.2 4 आ रहा है। सेकंड वाले का 5.25 मोलर। सेकंड वाले का। बोलो भाई। तो सेकंड वाले का 5.26। 5.25 मोलर सेकंड वाले का। कितना आया मोलैलिटी इसकी, कितनी आई? 4 आ जाएगी। 4 मोलर। तो मुझे बताऊं क्या, देखो आपको सिंपली मोल्स ऑफ सॉल्यूट यूरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए बस, प्लस सॉल्वेंट का मास कितना होता है, क्या होता है मोल यूरिया का फॉर्मूला? NH2CONH। मोलर मास। सर फॉर्मूला NH2CONH2 और मोलर मास 60। मोलर मास
कितना 60? यस सर। तो बस तो मोल्स कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, बस कर दो 2/500। अरे सॉरी 500 क्यों हो गया, ये तो सॉल्यूशन का दिया गया ना। किसका दिया गया? सॉल्यूशन का। तो 500 माइनस 120 और करो, सॉल्वेंट का चाहिए हमें, तो हमें ये तो हमें सॉल्यूशन का दिया हुआ, किसका? ये आपको सॉल्यूशन का है। तो 500 माइनस 120 मतलब कितना हो जाएगा? 380। तो अब आप निकाल लोगे सिंपली 120 क्यों आएगा, 2/380 आ जाएगा, कैलकुलेट कर लो, इंटू 1000 से 500 ग्राम तो ना H2O दिया हुआ है ना, क्या एक्वा 500 सॉल्यूशन बोल ग्राम रहा है? H2O नहीं सर, वो फर्स्ट इसमें सेकंड क्वेश्चन 500 ग्राम देता हूँ। अच्छा मैंने 500 ग्राम ही दे दिया, चलो कोई नहीं, मैंने एक्वा सॉल्यूशन, फिर तो सही है, मुझे लगा मैंने एक्वा सॉल्यूशन दे दिया है ना। फिर आप 500 ग्राम से ही सॉल्व कर लो। यदि एक्वा सॉल्यूशन दे देता तब क्या करते बोलो? 380 ग्राम लेते हैं। तब 380 लेते, तो यहाँ पे आप सिंपली कर लो, तो क्या हो जाएगा? मोलैलिटी इक्वल टू, बोलो, और आ जाएगी इस केस में 2/500 0.5 मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। कितने से? 1000 से होगा, तो सिंपली 4 आ जाएगा। ये वाला कितना आया आंसर? 5.2। 5.25 चाहिए दिया था, मैं दूसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व कर गया है ना। ओहो, यस सर। मैं दूसरा कर गया था है ना, ये गड़बड़ काम हो गया। चलो यहाँ पे क्या है, एक्वा सॉल्यूशन, ये तो सेम ही है, इसमें बस तुम्हें क्या लेना है, जो सॉल्वेंट का मास लेना है, वो सिंपली आपको 500 माइनस 120 मतलब कितना हो जाएगा? 380। बोलो भाई। यस सर 5.26 आ रहा है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे आप सिंपली कर लोगे तो जो मोलैलिटी आएगी, वो मोलैलिटी आएगी सिंपली 2/2 क्या आ जाएंगे इसके? मोल्स है ना, मोल्स 1 मोल्स आ जाएंगे, और सॉल्यूट तो 2/वॉल्यूम 380 इंटू 1000, सॉल्व कर लो, आंसर क्या आएगा वही हो जाएगा। अब एडिंग डालो नॉर्मेलिटी, टाइम बचा है ना, चलो यस सर। यस सर, बहुत है। ठीक है। नॉर्मलिटी, तो जब हम नॉर्मलिटी की बात सर करते इसका हैं 11 में किया हुआ है सर। तो लेकिन बेटा हमें, अब मुझे थोड़ी ना आइडिया है कि तुमने किया कि नहीं, मैं सॉल्यूशन में तो 12th में दोबारा से पढ़ते ही है, अभी तुम्हें थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, सब खत्म कर देंगे आज। पार्ट्स पर इससे मिली ठीक के डिवाइस है ना। चलो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, बोलो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अच्छा, तो नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या आया था बताओ? ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन वॉल्यूम। अब अच्छा यदि मान लो मैं मिलीग्राम इक्विवेलेंट ले लो, तो वॉल्यूम किस में लेना होगा बोलो? मिलीलीटर। मिली, यदि हम यहाँ पे ना मिलीलीटर में लेना पड़ेगा, बस सिंपली बात। अच्छा एक बात बताओ, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। रुको, तो भाई यहाँ से भी तो निकाल सकते हो डायरेक्ट, है ना। अच्छा तो अब हम ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं बताओ? अब बताओ कैसे निकालते हैं, अभी बोल रहे थे, बोलो। गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, बिल्कुल। इक्विवेलेंट मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब हमें एक बात ये बताओ, ग्राम इक्विवेलेंट ये हो गया, तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है फिर? मोलर मास बाय एन फैक्टर। मोलर मास बाय एन फैक्टर, मास बाय एन फैक्टर।
अब हमें एन फैक्टर पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? एन फैक्टर पता होना चाहिए। यदि एन फैक्टर पता होगा तो क्या कर लोगे बताओ आप? इक्विवेलेंट वेट निकाल लोगे। यस तो एन फैक्टर कैसे निकालते हैं? जैसे हम बात करें, अब हम एसिड की बात करें, एसिड का एसिड का क्या निकालते हैं? एन फैक्टर उसकी क्या होती है बोलो? एसिडिटी। एसिडिटी होती है यस सर बेसिसिटी? वाह यस सर, बेसिसिटी। 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 ठीक है। जैसे अब हम बात करें तो सिंपली जैसे हम बोले HF, HCl, HBr, HI, HNO3, HNO2, HCN, HClO4, HClO3, HClO2, HClO, HiO4, CH3COOH। इन सब का यदि हम बात करें तो बताओ कितने H प्लस आयन को डोनेट करेंगे? बोलो। 1। जितने H प्लस आयन को डोनेट करेंगे वही उसकी क्या हो जाएगी? सिंपली बेसिसिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे एक H प्लस आयन को डोनेट करें मतलब इसका क्या बोलेंगे? बोलो मोनो बेसिक एसिड। अच्छा एन फैक्टर इसका क्या होगा बोलो? एन फैक्टर होगा इसका 1। यदि हमें इक्विवेलेंट मास निकालना है या वेट निकाल लो, कैसे निकालो? इक्वल टू मोलर मास बाई, बोलो हाँ या ना? यस यस सर। सर तो भाई लिख लेना, मैं आपको आसानी तरीके से बता दे रहा हूँ। H2CO3, H2CrO4, H2SO4, H2SO3, ये सारे के सारे कैसे हैं बोलो? एन फैक्टर इनका क्या होगा? 2। और ये सारे के सारे कैसे हैं? डाई बेसिक एसिड। ठीक है। यदि हम इसका इक्विवेलेंट वेट निकालें तो कितना होगा? M बाई, लिख लो। हो गया सर। जैसे आप बताओ मुझे, जो H3PO4 का एन फैक्टर कितना होगा? H3PO3 का बताओ। 2। 3 2 H3PO4, सर 3 2 वेरी 1। गुड। 1। इसका इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा? M बाई 3, क्योंकि इसका एन फैक्टर कितना होता है? 3। इसका M बाई 2, M/3, इसका M/2, M/1। अच्छा एक बात बताओ, नॉर्मलिटी और मोलरिटी में कोई रिलेशन है? यस सर मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। नॉर्मलिटी इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है? मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अच्छा अब देखो ये फॉर्मूला याद रखना। अब हम बात कर रहे हैं, हमने एसिड की निकाल ली। एसिड में हमने बोला जितने H प्लस आयन डोनेट करेगा वही उसकी क्या होगी? बेसिसिटी होगी। अब हम बेसिक की क्या बताते हैं? एसिडिटी। बेस की हम बात करें सिंपली तो बताओ एन फैक्टर क्या होगा उसका? बेसिसिटी मतलब एसिडिटी। सिंपली हम बात करें कितने OH माइनस आयन को डोनेट करेगा वही उसकी क्या हो जाएगी? एसिडिटी। जैसे LiOH, NaOH। अब आज की बात प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें एन फैक्टर निकालने में। KOH, RbOH, TSOH, इन सब का इक्विवेलेंट मास कितना होगा? M बाई। मुझे ऐसा लगा मेरी राइटिंग सही नहीं आ रही है आजकल। ठीक है सही है सर। अच्छा अब देखो, अब हम दूसरा लिख रहे हैं यहाँ पे MgOH का होल ट्वाइस, है ना? TaOH का होल ट्वाइस, SrOH का होल ट्वाइस, BaOH का होल ट्वाइस। इन सब का क्या होगा बोलो?
m/2। अब देखो यहाँ पे AlOH का होल थ्राइस, GaOH का होल थ्राइस, सॉरी ट्वाइस नहीं, InOH का होल थ्राइस, CrOH का होल थ्राइस, FeOH का होल थ्राइस, इन सभी का क्या होगा बोलो? m/3 3 होगा। तो सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिख लो। m/3 हम सबका बता रहे, सॉल्ट का भी बता रहे हैं, चिंता मत करो। हो गया सर। हो गया, चलो। यस सर। अब हमें सिंपली बोला जाए यहाँ पे एसिड की रिएक्शन हम बेस से कर दें तो क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। मतलब हम यहाँ पे बोले जो n फैक्टर ऑफ सॉल्ट है इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा या क्या होगा, टोटल नेगेटिव चार्ज। किसी को भी ऐड कर लो, या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज को ऐड कर लो या टोटल नेगेटिव चार्ज को ऐड कर लो। ठीक है, आप किसी को भी ऐड कर लोगे तो क्या आ जाएगा बोलो, उसका n फैक्टर आ जाएगा। जैसे निकालो n फैक्टर निकालो, या फिर आप इक्विवेलेंट मास निकालो, आप निकाल लो NaCl का बताओ, KCl का बताओ, TaCl2 का बताओ। अरे लिखो, तुम लोग भी करो जरा, मतलब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, तुम लोग आराम करो, लिखो। तुम लोग कितने घंटे पढ़ते हो? तो सेल्फ स्टडी या फिर स्कूल और ये सब मिला के सब मैं कुछ? सिर्फ सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ। ज्यादा टाइम, कितना, ज्यादा फ्री टाइम नहीं होता। मतलब कितने घंटे फिर भी सेल्फ स्टडी? सर बहुत कम, कितने घंटे? 5 से 6। 5 से 6। यदि ये रेगुलर रखोगे तो बहुत है। सर कहाँ सर नीट के लिए थोड़ा बहुत कम है ये तो। किसने बोला तुमसे? तो बच्चे 13-13 घंटे पढ़ते हैं। अब देखो आज मैं तुम्हें बताता हूँ उसका रीजन कैसे। हमने एक बात बताई थी याद हो नीट के लिए। आप कितने क्वेश्चन लगाया करो डेली, बोलो? 90 क्वेश्चन। 90 दूनी 180 क्वेश्चन, 180। बस शुरू में 6 घंटे लगेंगे, बाद में कितने घंटे लगेंगे? सर 3-2 घंटे। तो कितने घंटे में सिलेक्ट? 3 घंटे ही लगेंगे बाद में 180 क्वेश्चन। 45 45 90 इस तरीके से बनाओ तो कुछ आपका वेटेज निकलेगा। यार 6 घंटे तो यार हम ही क्लास के बाद हम ही देख लेते हैं इतना। तो हमसे बोलते कोई पढ़ने के लिए तो हम तो भाई 10-12 घंटे पढ़ ले बैठ के। तो फिलहाल अभी भी बता रहा हूँ, अभी भी पढ़ ले। पढ़ने का डिफरेंट नोवेल पढ़ता रहता हूँ मैं तो भाई। सर सिलेबस के अलावा वैसे बाकी चीजें तो आराम से हो जाती हैं। बस फिर सिलेबस के नहीं पढ़ा जाता। बोले क्या केमिस्ट्री फिजिक्स बड़ी बेवफा, और फिजिक्स तो वैसे ही बेवफा होती है नीट वालों। यस सर। मैं जब से मैं पढ़ाना स्टार्ट किया मतलब उससे पहले मुझे ही लगता था कितना होती है, लेकिन जब मैं देखा यार नीट वालों के लिए तो फिजिक्स श्राप हो गई। इसका सर बहुत ही मुश्किल, जरूरत भी नहीं है तब भी पढ़ते हैं। बताओ भाई इसका एन फैक्टर जल्दी बोलते हैं। 1 इसका 1 इसका 2 इसका 2 इसका 2 इसका 2 3 2 क्या कर रहा है? 6 बोलो। वेरी गुड।
इसका 2, 2 इसका 6 सर 6 वेरी गुड। तो इस बात को ध्यान रखना, कंफ्यूजन मत हो जाए, टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। यस सर। अच्छा, तो कुछ क्वेश्चन कर लिए जाए इस पे। यस सर। चलो कुछ क्वेश्चन किए जाएं, तो एक काम करते हैं, एक बात बताओ मुझे, एक मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने 0.1 मोलर HCl ले लिया 100 ml में। हमने क्या किया, इसमें से 10 ml निकाल लिया। ठीक है, कितने ml? 10 ml। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ। तो अब हम पूछ रहे हैं यहाँ पे मोलरिटी बताओ कितनी कितनी होगी? सेम। अनचेंज। वेरी गुड, सेम रहेगी। तो बच्चा सोचने लगता है, अरे भाई इसमें क्या है ऐसा, है ना? तो सोचना नहीं सर है। ये क्वेश्चन रिपीट कर दोगे सर? मैं ये बोल रहा हूँ 0.1 मोलर HCl ले लिया 100 ml, हमने इसमें से 10 ml निकाल लिया बाहर, अब मैं उसकी मोलरिटी पूछ रहा हूँ। तो मोलरिटी तो सेम ही रहेगी ना। एक बात बताओ, तुमने एक स्पून लिया, इस तरीके की होती ना स्पून, कुछ हमारा डायग्राम सही नहीं बन रहा है, कुछ यही होती इस तरीके से। हमने इसमें से एक स्पून पानी निकाला। अच्छा, तुमने मान लो आपने बढ़िया से, आप तो गर्मी स्टार्ट हुई, रूअफ़ज़ा बनाया और तुमने बोला अरे चख लेते हैं मीठा है या नहीं है। ठीक है, 1 चम्मच निकाल लिया तुमने, पी के देखा, तो क्या मीठा कम हो जाएगा? बोलो, नहीं रहेगा ना। तो आप सिंपली समझ लो, इसकी भी मोलरिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, एक सिर्फ घुमाने के लिए क्वेश्चन लिखा था इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब तुम्हें कुछ क्वेश्चंस कराए जाए प्रैक्टिस में, है ना? चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कोई छूट रहा हो तो बता देना भाई, कोई फॉर्मूला छूट रहा हो। अच्छा, आपने मोलरिटी से नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करना सीखा इस तरीके से? यस सर। आता होगा, मैंने वो बताया नहीं, है ना? जेई वालों को तो आता ही होगा वो, क्योंकि वो उसी से क्वेश्चन बनता है ज्यादातर। ठीक है, वो पार्ट बहुत जरूरी है। मोल फ्रैक्शन दे दिया, मोलरिटी पूछनी, है ना? तो वहां से क्वेश्चन बनता है। लिखो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखो। नीट में भी बनता है? नहीं, वहां से नहीं, वहां सिंपल वेट बाई वेट दे देगा, वेट बाई वॉल्यूम दे दे। मैंने ये कंसंट्रेशन टर्म्स नहीं पढ़ा है, वेट बाई वॉल्यूम, वेट बाई वेट, ये सब तुम्हें आते होंगे, आते हैं कि मैं पढ़ा दूं? आते हैं सर। हाँ, है ना? बोलो कृष्णा। यस सर, ये तो 11th। हाँ, ये मैंने पढ़ाया नहीं तो बोलो सर, क्योंकि तुम लोग ये सब सारी चीजें 11th में पढ़ चुके हो। मैं तो सिर्फ आपको रिवीजन के तौर पे थोड़ा सा क्वेश्चन करा रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन बनता है। कैलकुलेट था, लेकिन चलो पढ़ा देंगे, नहीं तो नेक्स्ट टर्म पे। ठीक है, पढ़ा ही देंगे हम, कहने वाली रास्ता क्यों चला। क्यों, सही बोला हमने? कितना था, एक फॉर्मूला है, सोडियम कार्बोनेट, एनहाइड्रस है, एनहाइड्रस रिक्वायर्ड to prepare 250 ml of 0.1 molar solution
1.6 ग्राम नहीं। करो देखो, एक मैंने अभी ये शायद तुम लोग कर पाते हो या नहीं, ये वेट बाई वॉल्यूम दिया हुआ है तुम्हें एक्चुअली, है ना। तो वेट बाई वॉल्यूम में मैंने स्मार्ट ऑक्साइड का लगा दिया। क्या, मैंने सोडियम कार्बोनेट की जगह सोडियम हाइड्रोक्साइड का रख दिया। देखो वेट बाई वॉल्यूम भी यहाँ पे क्लियर हो जाए। इस तरीके से मैं क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन आता है नीट में, एक बात ध्यान रखना, ये छोटा सा क्वेश्चन है इसलिए आता है। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 1 लीटर, क्वेश्चन करते हुए शायद मिले भी होंगे आप लोगों को बुक्स में सॉल्यूशन। और ये जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वेट बाई वॉल्यूम दे देता है, मोलैलिटी पूछ लेता है, सिर्फ डेंसिटी पता होनी चाहिए। सर उसका 4 ग्राम आएगा। सही ढंग से करो भाई। बाई वॉल्यूम द डेंसिटी of solution is 1.84 ग्राम पर ml। करो दोनों क्वेश्चन जल्दी से। मैं पीछे वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ। करो जल्दी से, 1 मिनट। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर 2.65। बोलो भाई, हो गया? हेलो हेलो, यस सर। हो गया? तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है? पहले वाले क्वेश्चन का आंसर 2.65 ग्राम। हाँ सर। यस सही है। क्या क्वेश्चन दिखा देना। मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है? वेट बाई, यही होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम। बोलो भाई, हाँ या ना? अरे बोलो भाई। यस सर। यस सर। तो आपको सब कुछ दिया गया है, तो सिंपली यहाँ से क्या आ जाएगा? बोलो, वॉल्यूम कितना है, मोलैरिटी कितनी दी गई? 1/10 मतलब 0.1 इक्वल टू वेट निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है? अच्छा कितना दिया गया? 250 ml। तो ये कितना हो जाएगा? ये कौन सा क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ? मैं आती हो गई यार, सर दिमाग कहाँ है मेरा? सर इससे पिछला है वो। मेरा दिमाग कहाँ है? ये तो पिछले वाला क्वेश्चन था, ये है क्वेश्चन, ये वाला सॉल्व कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या होगा, बोलो। सोडियम कार्बोनेट दिया गया था, बोलो। यस सर। अरे यस सर। तो सिंपली वही करना है बस आपको। मोलैरिटी 0.1 दी गई थी, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम, मतलब सिंपली आप लिख दोगे यहाँ पे 0.1, वेट निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 106 इंटू 0.25, क्योंकि 250 बोलो आएगा या नहीं आएगा लीटर? बोलो भाई, हाँ या ना? यस सर।
यस सर। ये वाला क्वेश्चन बताओ, इसका करता है क्या है आंसर? सर 30 पॉइंट कुछ आएगा। 30 पॉइंट, चलो देख लेते हैं। आंसर गलत है, वो 10.42 के समथिंग आएगा। देखो यहाँ पे जब आपको हमने H2SO4 दिया तो देखो आपको पता है जो 93% दिया गया है वो बाई वॉल्यूम दिया गया है, ठीक है। तो वेट ऑफ H2SO4 क्या है बोलो? 93 ग्राम होगा या नहीं होगा? और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा बोलो जल्दी से? x ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंटेड 100 ml ऑफ सॉल्यूशन होता था, बोलो भाई, अरे बोलो भाई हाँ या ना, बोलो। यस सर। तो ये 100 हो जाएगा ml। बस अब आपको वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, डेंसिटी दी गई है तो कैसे निकालोगे बोलो? मास अपॉन डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास मास अपॉन ही तो निकाल वॉल्यूम। लो, तो सिंपली डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या है? डेंसिटी कितनी है? 1.84, वॉल्यूम कितना है? 100। तो सिंपली कितना आ गया बोलो? 184 ग्राम। ये तो मास ऑफ सॉल्यूशन आया है, बोलो। आपको चाहिए किसका वाटर? वेट ऑफ मतलब सॉल्वेंट का। हाँ बोलो क्या बेटा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यस सर। बेटा हम ऊपर 1 लीटर सॉल्यूशन किसका दिया गया? वो कैलकुलेट 1 लीटर सॉल्यूशन की बात कर रहा है। हम यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले रहे हैं वो किसका ले रहे हैं बोलो? बाई वॉल्यूम ले रहे हो ना, 90% बाई 93% बाई वॉल्यूम। तो ये मास बाई वॉल्यूम लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं अभी जो वॉल्यूम ले रहा हूं वो किसका ले रहा हूं बोलो? सर आप वॉल्यूम आपने जो लिया है वो सॉल्यूशन का लिया है, उससे फिर आपने सॉल्यूशन का मास निकाल लिया, उसके बाद फिर सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। ये H2SO4 का जितना मास है 99 ग्राम माइनस कर देंगे, उससे मोलालिटी निकाल लेंगे, फिर को भी सॉल्वेंट तो का मेरा मास। तो हमें इसका थोड़ी ना चाहिए। सर बात तो आप वही किसका? रहेगी, उसमें 930 ग्राम इन 1 लीटर लिख देंगे। उसमें 930 ग्राम इन 1 लीटर लिख देंगे, आपने 93 ग्राम इन 100 मिलीलीटर लिख बस दिया। सिंपल सी बात है, बस सिंपल सी बात है। बात तो सेम है। सेम ही तो आ रही है। यस सर। मैं 100 ml से सॉल्व कर रहा हूँ ना, बोलो बेटा क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चलो एक काम करते हैं, बच्चे को क्लियर नहीं हुआ 930 यहाँ भी कर दो। हाँ सर ठीक है। 1000 यहाँ भी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर? 1840। सॉल्व कर लो। वेट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा बोलो? 91 ग्राम। 91 ग्राम के 910 ग्राम, ये आएगा, ठीक है। आप मतलब सिंपल आप 100 से ही करो तो ज्यादा मुझे उससे आसानी ज्यादा पड़ती है समझाने में, ठीक है, क्योंकि आपको ये वेट बाई वॉल्यूम क्लियर रहेगा। तो यहाँ पे आप कर लो सिंपली 100, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? कितना हुआ था? 100 इंटू 1.84, 184 माइनस कितना हो गया? 93, मतलब 91 ग्राम। अच्छा अब बताओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोलैलिटी बोलो, मोल्स अपॉन वेट ऑफ वाटर, तो कितना हो जाएगा मोल्स बोलो? 93 by 98 98 इंटू 91 ग्राम में, तो उसको किससे में कन्वर्ट करना पड़ेगा? किलोग्राम में।
सर 10.4 आ रहा है। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है बेटा, बिल्कुल सही आंसर है। अब बताओ, यहां तक बताओ, किसी कोई डाउट तो बताओ। क्या आ रहा है सर? 1 पॉइंट कुछ आ रहा होगा। 10.42 आ रहा है बेटा। क्या सर? 10.42। हाँ 10 पॉइंट कुछ आ रहा है सर। बोलो भाई। सर लास्ट स्लाइड दिखा देना। लास्ट स्लाइड दिखा दो। हो गया सर। ये क्वेश्चन होमवर्क में दे दें? यस सर। तो फिर लिखो क्वेश्चन एक होमवर्क में। लिखो लिखो, सपोज 5 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ, लिख लो। सपोज 5 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इट डिजॉल्व इन 1 liter of ethanol, full stop, assume them no reaction डिसॉल्व के बाद क्या है? dissolved in 1 liter of ethanol, 1 liter of ethanol, full stop, assume no reaction between them, calculate molality of resulting solution, calculate molality of resulting solution if density of ethanol is 0.789 gram per ml. सर डेंसिटी क्या थी? Density of ethanol is 0.789 gram per ml. सर एक बार फिर से बताओ। 0.789 ग्राम पर ml डेंसिटी दी एथेनॉल की। लिख ली? क्वेश्चन लिख लिए? हाँ सर, हाँ सर। अभी नहीं लिख लिए क्वेश्चन? यस सर। अच्छा, फिर और बताओ, कोई डाउट? किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मजेदार टॉपिक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, टाउट्स लॉ पढ़ेंगे, हेनरी लॉ पढ़ेंगे। कल अपन नेक्स्ट टर्म पे अपन और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। थोड़े अच्छे क्वेश्चंस बोले तो मतलब क्वेश्चंस उस टाइप से करेंगे अपन, थोड़े से कैसे पीएच वीएच निकालने वाले सॉल्यूशन में, ठीक है? ओके, तो बी प्रिपेयर, अच्छे जितना आपको चाहता है आप अच्छे से पढ़ लो उसको। सर। हाँ बोलो बेटा। सर कुछ पूछना था। बोलो आयुष बेटा। सर ये जो जीओसी चैप्टर है, इसमें एक टॉपिक है मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस टॉपिक से मतलब पेपर में आते हैं बेटा, मैं पढ़ा दूंगा, लास्ट में पढ़ा दूंगा। वो सिर्फ वही है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वगैरह, ये सब कॉन्सेप्ट है। दो सॉल्वेंट दे दिए, कैसे अलग करेंगे वो है, वो मैं बता दूंगा यदि पढ़ना हो, ठीक है? और सर क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इससे भी आते हैं? आता है, एक आध क्वेश्चन आ जाए, वैसे अभी एक आध क्वेश्चन आ जाता है, मैं पढ़ा दूंगा एनसीईआरटी। सर ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हम लास्ट में पढ़ेंगे?
हाँ इस साल पढ़ेंगे, सारे चैप्टर पढ़ाएंगे, इन्वायरमेंटल भी पढ़ाएंगे, जो पढ़ाया ही था ना 11th में इन्वायरमेंटल, बोला भी था मैंने, वो 12th में पढ़ा देंगे, ठीक है। यस सर। इन्वायरमेंटल तो एक दिन का चैप्टर है। बस पहली बात तो आप लोगों को सब कुछ पता है, वो ओजोनलिसिस वगैरह ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, दोबारा से पढ़ा देंगे, ठीक है। बोलो भाई, किसी को कोई डाउट? फिर ठीक है, ओके बच्चा पार्टी, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, मिलते हैं आपसे गुड next नाइट class सर। में। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। सर लास्ट क्वेश्चन का क्या आंसर था? लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आया था अभी जो दिया है मैंने? नहीं सर, अभी आपने जो लास्ट क्वेश्चन किया है उसका आंसर मुझे आइडिया नहीं है बेटा, उसको कैलकुलेट कर लेना। 10.4। 10.42, हाँ सही है, ठीक है, चला जाए। ओके सर।